अधिष्ठाता महोदय, तदर्थ शिक्षक अन्याय का शिकार है। उसका दुख और उसका दर्द सागर से भी गहरा है। उनका परिवार संकट में है। उनके बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। उनके बेटियों की शादी के कार्यक्रम स्थगित हो गए। अभी अम्बेडकर नगर से एक वीडियो आया। पीड़ित परिवार की महिला रो रही थी कि हमारे पति को सदमा लगा, ब्रेन हेमरेज हो गया, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, हमारे बेटी की शादी कौन करेगा। ये तदर्थ शिक्षक उस समय आए जब चयन बोर्ड शिक्षक भर्ती करने में विफल हो गया। राज्य सरकारें शिक्षक भर्ती करने में विफल हो गई। तब प्रबंधकों ने अपने राष्ट्रीय और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए इन तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति किया। और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में किसान का बेटा पढ़ता है, मजदूर का बेटा पढ़ता है, दलित का बेटा पढ़ता है, पिछड़े का बेटा पढ़ता है, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे इन माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। कोई पूंजीपति का बेटा इन एडेड इंटरमीडिएट कॉलेजों में नहीं पढ़ता। इसका बहुत गहरा और व्यापक क्षेत्र है। जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर 9 नवंबर 2023 को शासनादेश के जरिए सभी तदर्थ शिक्षक जो 25-30 वर्षों से पढ़ा रहे थे उनको सेवा से बाहर कर दिया गया। ये शासनादेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में द्वारा संजय सिंह बराम राज्य उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का खुला उल्लंघन, अवमानना और अपमान है। मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के पहले में फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों की लंबी सेवाओं को देखते हुए हमारी इन्हें बाहर करने की मंशा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विपरीत नौकरशाहों ने 9 नवंबर 2023 को 25-30 वर्षों से अनवरत पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षक साथियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनके जीवन को नर्क बना दिया। उन्हें जहन्नुम जैसी स्थिति में पहुंचा दिया। और प्रश्न यह है, जिस संजय सिंह बराम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का, ये संजय सिंह सुल्तानपुर वाले ही है, हाँ, का उल्लेख किया। अंतिम पारे में सर्वोच्च न्यायालय कहता है सरकार और आयोग कोई फार्मूला एडॉप्ट करे जिसमें तदर्थ शिक्षकों का समस्या का समाधान हो सके और तदर्थवाद खत्म हो सके। इसकी गलत व्याख्या किया कि तदर्थवाद खत्म करने के लिए कहा गया है, फार्मूला एडॉप्ट करने के लिए कहा गया है। और फार्मूला क्या एडॉप्ट किया गया? जो 60 लेवल में नियुक्त थे उनको केवल परीक्षा कराई गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनको फ्रेश कैंडिडेट के साथ कंप्लीट न कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फैसले का उल्लंघन करके 16 लेवल में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को फ्रेश कैंडिडेट के साथ कंप्लीट करा दिया गया। आज मेरे हाथ में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संजय सिंह बराम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के फैसले के को संदर्भित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5554/2024 डॉक्टर केशवनाथ श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रिट संख्या 49/2024 सुरेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, रिट याचिका संख्या 7559/2024 राजकुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं रिट याचिका संख्या 8262/2024 मनोज कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सहित लगभग 200 शिक्षकों के बाद में वेतन भुगतान का आदेश किया गया है। चिंता का विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का समाधान करना चाहिए।
वो हमारी सरकार कहती है इसमें उच्च न्यायालय का फैसला है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। ये राजनीतिक महत्व का विषय है। ये नौकरशाहों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। नौकरशाह ऐसी कमरे में बैठकर गांव के खेत मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने वाले वो शिक्षक का दर्द नहीं समझते सकते, जो शिक्षक जिसकी बच्चों की पढ़ाई, जिसके परिवार का भविष्य में संकट में डाल दिया, उसी कमरे में बैठने वाला एक कहावत है, वो क्या जाने पीर पढ़ाई जाके पाँव फटे ये गुरु जी हमारे अंदर मन बंद मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा भी वेतन लगता है बाधित मिल जाए। मैं कहना चाहता हूं सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के सभी आदेशों को सम्मान करने के लिए बजाय समाधान करने के बजाय अनुपालन करने के बजाय जा रही है स्पेशल अपील। एक बड़ा रैकेट काम करता है। हर मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी चले जाते हैं, मोटी फीस सरकारी वकील लेता, मोटी फीस शिक्षा विभाग के बड़े अफसर लेते हैं। ये दोनों के गौरव धंधे को मिटाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व को एक साहसिक निर्णय लेना होगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, राज्य का दायित्व है कि राज्य अपने कार्मिकों के हित में निर्णय ले। ये फैसला कैबिनेट को लेना है और कैबिनेट पिछली बैठक में माननीय नेता सदन ने कहा था कि प्रस्ताव बनाइए, हम कैबिनेट में ले जाकर पास करेंगे। अब सफाई कर्मी तो पाता है 30,000 मानदेय। मैं मानदेय की बात नहीं करता, सख्त विरोधी मानदेय का पूरा सदन जाने एक पढ़ा लिखा संवर्ग है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भारत का संविधान हर व्यक्ति को देता है और एक शिक्षक गरिमापूर्ण जीवन तब होगा उसका जब उसको पूरा वेतन मिलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनेक फैसलों में कहा है, बार बार कहा है, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये तदर्थ शिक्षक सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे। अब मैं इनको तो उतना बोलूंगी जितना हमारे बेंच पे बैठे लोग लिख के दे देंगे। आज आपसे आग्रह है, पीठ पर बैठे अधिष्ठाता महोदय, पीठ का कर्तव्य है, पीठ का कर्तव्य है, पीठ का अधिकार है। जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, जो सब लोग निर्वाचित हुए, तो मोटी सी पुस्तक मिली, संसदीय पद्धति और प्रक्रिया, लेखक हैं उसके बीएन कौर और एसएल सद्दर। सभापति जी के अधिकारों का वर्णन करते लिखा गया है, पीठ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। हमने भी पढ़ा हुआ है। मैं बता रहा हूं, शब्दावली पढ़िए गौर से। ये बात उच्च सदन में जो संसदीय पद्धति और प्रक्रिया है उसमें जो लिखा गया है शब्दावली वो महत्वपूर्ण है। पीठ से दिया गया निर्णय वो अंतिम है और बराबर बाध्यकारी होता है। आज पूरा सदन अपने प्रोफेसर और पीठासीन अधिष्ठाता आदरणीय वेस्ट जी से अपेक्षा करता है जो संसदीय पद्धति और प्रक्रिया है उसके इस वाक्यांश का अनुपालन हो जाए। माननीय उच्च न्यायालय के जिन फैसलों का मैंने उल्लेख किया है उन फैसलों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आपको स्पष्ट निर्देश देने की अपेक्षा रखता हूं और उनकी बात आज नहीं सुनूंगा। धन्यवाद। आपको देखिए हनुमान जी को भी रिप्लाई देने का अवसर, अरे तो सरकार का पक्ष रखेंगे। हनुमान जी को भी नेता प्रतिपक्ष हनुमान जी को भी उनकी ताकत का एहसास दिलाना पड़ा, तब वो लंका पर गए और चढ़ाई की। आज इस पीठ पर आपके हृदय में और आपके मस्तिष्क में हनुमान जी बस जाए। मेरा आपसे आग्रह इन तदर्थ शिक्षकों को का विकल्प क्या है, उनको विनियमित करने का के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। अनेक बार राज्य सरकारों ने क्या विषय पूरा, अरे हमारा क्या सब सुन लिया है, हम जिसे चाहते थे सब सुन वही आ गए, हमारी नेता सदन आ गए। मैं एक बार अपनी बात और कहूंगा कि विषय निर्णय लेने के लिए राजनीतिक नेतृत्व का अधिकार है।
राजनीतिक नेतृत्व से, माननीय नेता सदन से पिछली बैठक का स्मरण कराते हुए कहूंगा, आपने कहा था एक प्रस्ताव बनाइए और इसको मैं कैबिनेट में ले जाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने के लिए एक प्रस्ताव कैबिनेट में जाए और एक आध सप्ताह के भीतर, आप चाहे तो 1 मिनट का है, कि तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण हो जाए तो समझिए उत्तर प्रदेश समस्या मुक्त हो जाएगा और शिक्षकों का परिवार रोम रोम से सरकार को दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा। ये शिक्षक आपकी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपने नेता सदन से आग्रह करूंगा, विनम्रता पूर्वक का वक्त अब देर मत करिए, इसका समाधान होना चाहिए और इसका समाधान यही है कि जो बचे हुए तदर्थ शिक्षक हैं उन सबका विनियमितीकरण कर दिया जाए। इस बात को बल देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री। माननीय अधिष्ठाता महोदय, तदर्थ शिक्षकों के बारे में जो प्रश्न यहाँ पर आया है उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के लिए अवगत कराना चाहती हूँ कि तदर्थ शिक्षकों द्वारा योजित याचिका संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 26/8/2020 एवं 7/12/21 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 9 नवंबर 2023 द्वारा तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने के संबंध में निर्णय लिया गया। मान्यवर, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7/12/21 के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को सेवा में रखे जाने व वेतन भुगतान किए जाने का दायित्व प्रबंध तंत्र का है। शासन के पत्र दिनांक 8 जुलाई 2024 द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षक जिनकी सेवाएं शासनादेश दिनांक 9/11/23 के आलोक में समाप्त की गई को स्थायी रूप से निश्चित मानदेय पर रखे जाने की व्यवस्था स्थापित है। और मान्यवर, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मंडलीय समिति द्वारा 2000 के पूर्व नियुक्त शिक्षक तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के संबंध में पुनर्विचार का निर्णय दिए जाने का निर्देश दिया गया है मान्यवर। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ, मुख्य रूप से हमारे माननीय सदस्य सुने कि मंडलीय समितियों द्वारा अधिनियम की धारा 35(6) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्णय लिए जाने के उपरांत जो शिक्षक विनियमितीकरण हेतु योग्य पाए गए उनके वेतन का भुगतान किया जा रहा है और जो तदर्थ शिक्षक अनियमित व्यवस्था के अनुसार अयोग्य पाए गए उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो मान्यवर, जितने भी तदर्थ शिक्षक रखे गए उसकी तो बात यहाँ की नहीं जा रही है, बहुत सभी लोगों के लिए समायोजित कर लिया गया, लेकिन 900 या 1000 इतने शिक्षक रह गए उनके बारे में सरकार की किस प्रकार से बातें की जा रही हैं ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मान्यवर, वर्ष 2000 के बाद के नियुक्त तदर्थ शिक्षकों द्वारा योजित कतिपय याचिकों में माननीय न्यायालय द्वारा याचिकगण को वेतन भुगतान एवं कार्य लिए जाने के आदेश पारित किए गए हैं, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में इस आशय से विशेष अपील आयोजित की गई है गतिमान है, क्योंकि 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया है। इसमें मान्यवर मैं ये कहना चाहूंगी, जो अभी मैंने आपको बताया था कि मंडलीय समिति द्वारा अधिनियम की धारा 6 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ये निर्णय लिया गया कि जो अर्हताएं रखते हैं शिक्षक बनने की, उन लोगों को मान्यवर सबको रख लिया गया
लेकिन जो ऐसा रखते ही नहीं है वही ऐसे लोग थोड़े से रह गए हैं जिनको नहीं रखा गया है। और ये व्यवस्था जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतोष प्रदान नहीं किया गया है। मैं नहीं, हाँ आप जी जी, अब मैं आपकी ही बात को मैं कहने जा रहा था। यह सदन है जी, उच्च सदन है, इसमें कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को नेता सदन के रहते हुए माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हुए हैं, जो उच्चतम न्यायालय के निर्देश हुए हैं, उसकी अनदेखी की जा रही है। यह तो इस सदन के विशेषाधिकार का हनन है मानव कि इनकी नियुक्ति तदर्थ रूप से हुई, चयन बोर्ड के अभ्यर्थी के आने तक इसको जो है ये पद पर बने रहेंगे। क्या हमारे नेता सदन में क्या यह बैठक में पीठ के आदेश पर क्या यह सर्वसम्मत नहीं बना था कि ये कैबिनेट में ले जाया जाएगा इनका, जब संख्या 1000-1200 है? यह बात सीना तान करके कहा जाता है कि जो 75 वर्ष में नहीं हुआ वह हमने किया, इसको भी कर दीजिए, उसमें कौन बड़ी भारी बात है? कहां सीना कौन कम हो जा रहा है? यह जरूर मान्य, यह अति संवेदनशील प्रकरण है और इस पर आपने व्यवस्था पहले भी दिया था। नेता सदन ने उसका आपके उस कल्याणकारी निर्देश का अनुपालन किया था और उसमें कम से कम 10 लोग हम लोग थे, 10 लोग थे और बैठ करके उसमें यह सहमति बनी थी कि इनके लिए हम जो है कैबिनेट में प्रस्ताव दे जाएंगे। जो 2000 के बाद वाले, 2000 के पहले वालों का तो आप बता दीजिए कहाँ है, कहाँ पालन हो रहा है? अभी पाटन में नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है? अयोध्या में कहाँ हो रहा है? बस्ती में आप बता दीजिए। किसी भी अधिकारी के अंदर नैतिकता हो तो वो बता दे नहीं पालन हो रहा कि जो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा का आदेश है, जिस पर डायरेक्टर ने अपने ज्वाइंट डायरेक्टर को लिखा, केवल यही बता दीजिए देवी पाटन और अयोध्या मंडल में किस जिला विद्यालय निरीक्षण में प्रबंधकों को पत्र लिखा और उसका अनुपालन आज तक क्यों नहीं हुआ? तो मानवर यह बहुत संवेदनशील प्रकरण है और यह जीवन मरण का है। ये भारत के संविधान में तो कत्ल करने वाले को फांसी दे दी, जिसको दे दी गई है उसको भी माफी का प्राविधान है। तमाम उदाहरण है इस देश में, इस प्रदेश में। मैं भी जानता हूं, कई नाम उल्लेख कर दूं कि जिनकी फांसी हुई थी और इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उन्हें जीने का अधिकार मिला, तो क्या इन शिक्षकों को जीवन का अधिकार नहीं मिलेगा? क्या 11 के तहत आपके किसी अधिकारी ने अनुपालन किया? कोई बता दे, कोई अधिकारी बता दे कि हमने उसका अनुपालन किया। 12 महीना तनख्वाह दी गई और प्रमाण पत्र एक भी नहीं जारी हुआ नेता सदन जी, एक भी नहीं जारी हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि इनको भारांक दिया जाएगा जो 16-11 के तहत नियुक्त हैं, लेकिन वाह गजब। अब क्या कहा जाए, हम कुछ और नहीं कर सकते हैं। सदन की गरिमा है, आपकी ओर पूरा प्रदेश कातर दृष्टि से देख रहा है। नेता सदन भी अब माननीय मंत्री जी कहते हैं, मंत्री जी तो कह दिया, मंत्री तो कह दिया, मंत्री जी ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जरा सा भी हो तो वो बता दे। मैं नेता सदन के मंत्री से सबके मुखिया तो यही है, लेकिन काम करने नहीं करती। मंत्री जी कुछ और कहना चाहती है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार शिक्षा के प्रति, सुरक्षा के प्रति और चिकित्सा के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है और प्राथमिकता के आधार पर इन चीजों को देख रही है। विगत सरकारों में किस प्रकार से शिक्षकों की स्थिति थी ये कोई नहीं बता रहा है। आज हमारी सरकार ने जितने भी तदर्थ शिक्षक थे
सबका समायोजन करने का प्रयास किया है। मान्यवर, अभी मैंने बताया था और ये विश्वास के साथ अधिनियम की धाराओं के आधार पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अधिनियम की धारा 33(6) में ये व्यवस्था की गई है, उसके निर्णय के आधार पर तदर्थ शिक्षकों को समायोजित करने का प्रयास किया गया। जो लोग योग्य थे उनके लिए पूरा वेतन दिया जा रहा है और जो योग्य ही नहीं थे उनके वही व्यक्ति रह गए हैं जिनकी संख्या ये बार बार यहाँ पुनरावृत्ति कर रहे हैं। सुनिए, आप पूरी बात कहने दीजिए, आप पूरी बात कहने दीजिए, पूरी बात कहने दीजिए। अरे माननीय त्रिपाठी जी, पूरी बात कहने दीजिए, मान्यवर, पूरी बात कहने दीजिए, पूरी बात कहने दीजिए, पूरी बात कहने दीजिए ना। शिक्षक हमें भी वोट देते हैं, आप ही निर्वाचित होते नहीं आए, हमें भी वोट देते हैं। हम लोग भी शिक्षकों के नेतृत्व से चुने जाते हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसा नहीं है कि शिक्षक हमारे क्षेत्र में नहीं है, हम शिक्षकों से वंचित नहीं है, शिक्षक हमें भी वोट देते हैं। लेकिन हमने आपको अभी ये भी बताया था कि 2000 के बाद के नियुक्त तदर्थ शिक्षकों द्वारा योजित कतिपय याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा यात्रीगण को वेतन भुगतान एवं कार्य किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में इस आशय से विशेष अपील आयोजित की गई है जो गतिमान है, क्योंकि 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया। तो आप माननीय न्यायालय के लिए भी झूठा ठहरा रहे हैं। आप अनुच्छेद की धाराओं को भी, अधिनियम की धाराओं को भी कम ठहरा रहे हैं। क्या सदन को गुमराह नहीं आ रहा? माननीय देवेंद्र प्रताप जी, माननीय त्रिपाठी जी, सभापति महोदय को पूरी बात कहने न दीजिए। सभापति महोदय, ये अधिनियम की धाराओं के आधार पर मैं बात कर रही हूँ। ये जो कह रही हैं, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह मनाम सरकार में कहा था कि 16E11 के अंतर्गत आपने, आपके अधिकारियों ने कहा इनकी नियुक्ति 16E11 के तहत हुई है। 16E11 आपको जानकारी पूरा नहीं दी, हम आपकी विद्वता पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहे क्योंकि हम मान्य सुन लीजिए। तो उसमें 16E11 के तहत यह व्यवस्था थी कि भारांक दिया जाएगा। यहाँ के किसी जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह प्रमाण पत्र नहीं जारी किया। सभापति महोदय, और भारांक नहीं मिला। त्रिपाठी सुन लीजिए, माननीय त्रिपाठी, सभापति महोदय, माननीय त्रिपाठी जी, आप वाली 105 है कि चंदेल जी वाली 105? चंदेल जी वाली 105 नहीं है, या तो हर एक में बोलने का आपका अभ्यास हो। अरे त्रिपाठी जी बैठिए, भाई त्रिपाठी जी बैठिए, शिक्षक का अपमान नहीं सुनिए, बैठिए, शिक्षक का अपमान नहीं सुनेंगे, बैठिए। यदि आप शिक्षक का अपमान करेंगे तो आप शिक्षक का अपमान नहीं सुनेंगे। हम खुद में शिक्षक रहे हैं ना, तो आप भी रही अयोग्य है, आयोग को नहीं किया गया। त्रिपाठी जी शांत रहिए, माननीय माननीय सभापति ने कहा हमने यहाँ बताया है, ये अधिनियम की धारा के आधार पर बताया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर हमने बताया है। कोई चीज मन से नहीं कही है यहाँ पर, उसको आपको मानना चाहिए। नहीं, जब 16E11 के तो समाप्त किया जाए इस प्रकरण को। क्या माननीय त्रिपाठी जी बैठिए, त्रिपाठी जी बैठिए। अरे माननीय सभापति जी, माननीय 100 नियम 105 में आदरणीय चंदेल जी के द्वारा जो सूचना दी गई थी उस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन पीठ से आपने ही अभी कुछ देर पहले निर्देशित किया था कि हम लोग हर महीने 2 महीने में एक बार बैठ लिया करें और बैठ करके जो कुछ समस्याएं ऐसी जिनका समाधान हो जाए तो बैठक करेंगे, जो उसमें से जो रास्ता निकल सकता है उसको निकाल दो। ठीक बात है, 105 की सूचना पर आपने ग्राह्यता पर बोल दिया, मंत्री जी ने अपना पक्ष रख दिया। अब जब आप लोग एक साथ बैठेंगे तब उसमें कुछ निर्णय और लीजिएगा। जनवरी में चलिए, कार्य स्थगन स्वीकार। नेता सदन जी उस समय नहीं थे कि हम लोग 10 बैठे थे MLCs, जिसमें 8 शिक्षक वाले थे, 2 ग्रेजुएट्स के थे।
मणि देवेंद्र प्रताप जी और पाठक जी, और 8 लोग हम शिक्षक दल के सभी लोग थे शिक्षक क्षेत्र के। 10 लोगों के बीच में आपने कहा था एसीएस से कि क्या इसका कोई रास्ता निकल सकता है, तो अरे उन्होंने कहा, माननीय चंदेल जी, निकल माननीय सकता है। चंदेल जी, जिस बैठक में ये बात हुई थी वो बैठक दोबारा होगी, उसमें फिर ये बात रखिएगा। ये सदन में कहां से आ रही है? तो कार्य स्थगन स्वीकार और सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित